नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में कुल 7 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक जानकारी को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, एडिशनल पेंशन 20%, 30% से लेकर 100% तक न मिले तो करें ये कार्रवाई। जी हां दोस्तों अभी वर्तमान में जो रूल है उस रूल के हिसाब से 80 साल उम्र हो जाने पर 20%, 85 में 30%, 90 पूरा होने पर 40%, 95 पूरा होने पर 50% और 100 साल पूरा होने पर 100% पेंशन की बढ़ोतरी होती है, जिसको हम एडिशनल पेंशन कहते हैं। अब वैसे और एक मुद्दा है जो पेंडिंग है मंत्रालय में, 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% वाला, वो अभी लागू नहीं है। वो कुछ स्टेट्स में लागू है उनके उनके पेंशनर के लिए, लेकिन केंद्र के पेंशनर्स के लिए वो अभी लागू नहीं है। तो केंद्र के पेंशनर्स के लिए अभी के रूल के मुताबिक, वर्तमान के रूल के मुताबिक 80, 85, 90, 95 और 100 साल पूरा होने पर 20, 30, 40, 50 और 100% पेंशन की बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी यह देखा गया है कई सारे पेंशनर्स के साथ जिनकी उम्र 80 साल पूरा होने पर भी, 85 पूरा होने पर भी उनका एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में पेंशनर्स क्या कार्रवाई करें? ये जो सामने एक लेटर, एक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें मैंने सारी चीजें लिख दी है अंग्रेजी में। अब इस फॉर्म को अगर आप सेम इसी अंग्रेजी को अगर टाइप करके सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल देंगे तो आपका एडिशनल पेंशन शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें भरना क्या है, आई नंबर, आपका जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का नंबर भरना है, आपका रैंक भरना है, आपका नाम लिखना है, आगे कॉमा करके रिटायर्ड लिखना है। Was enrolled in army on, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ऑन आपका एनरोलमेंट का डेट, एंड रिटायर्ड ऑन आपका रिटायरमेंट का डेट। आगे लिखना है माई पीपीओ नंबर इज, अभी आपका जो करंट पीपीओ नंबर है वो लिखना है। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम एलिजिबल फॉर एडिशनल पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 प्लस ईयर्स ऑफ एज। आगे लिखना है माई डेट ऑफ बर्थ इज, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। इन व्यू ऑफ द अबव you are requested to adjust my authorized additional pension as per my age as soon as possible। यानी कि दोस्तों इस फॉर्म में ये जो ब्लैंक मैंने लेटर आपको दिखाया, इसमें सभी बातें लिख दी गई हैं। आपका उम्र चाहे 81 हो, चाहे 80 पूरा हुआ हो, चाहे 85 हो, चाहे 90 हो, आपको सही एडिशनल पेंशन नहीं मिला है तो ये अगर लेटर आप, ये अगर अंग्रेजी आप सीपी ग्राम्स में डाल देंगे तो आपको जरूर एडिशनल पेंशन मिलेगा। और आपको सीपी ग्राम्स में ये ग्रीवेंस डालते टाइम जो सिलेक्ट करते हैं एड्रेस, यानी कि किसको डालना है, उसमें आपने सीजीडीए सिलेक्ट करना है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सिलेक्ट करना है। वहां से आपका ग्रीवेंस पीसीडीए चला जाएगा और वहां से आपका एडिशनल पेंशन शुरू हो जाएगा। वैसे तो एडिशनल पेंशन ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स को आज भी उम्र पूरा हो जाने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, तो ये कार्रवाई जरूर कर लें और बहुत जल्द कर लें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एएफटी में केस किस वकील से करें? सावधान रहना भी है जरूरी। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो एएफटी में केस करने के चक्कर में अपने पैसे गंवा लेते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे ही एक पेंशनर ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहीं से उनको जानकारी मिली कि किसी वकील साहब से आप कांटेक्ट कर लीजिए। अब पता नहीं उसके डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन आपको सावधान कर रहा हूं। आपको भी अगर मान्य एएफटी में कोई केस करना है तो आपके हो सके तो आपके नजदीकी एएफटी में कीजिए, ताकि आप खुद जा सकें। फिजिकली कभी कभी हो सकता है जाना पड़े आपका केस का प्रोग्रेस पता करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप पैसों का जब भी लेन देन करते हैं, कोर्ट का फीस तो देना पड़ता है या वकील का फीस तो देना पड़ता है, वो लेन देन करते टाइम रसीद जरूर लें और थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि दोस्तों फौजी का जो पेंशन हो या पेमेंट हो, बहुत ज्यादा मेहनत का पैसा होता है। तो ऐसे में आप किसी के झांसे में आकर किसी से टेलीफोनिकली की बात करके किसी को पैसे ट्रांसफर कर देंगे, फिर आपका केस ही रजिस्टर नहीं होगा, फिर आपका पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ हो जाए, तो आपको जस्ट मैं सावधान कर रहा हूं। आप बिल्कुल फिजिकली मिले वकील साहब से, उनसे बात करें, आपके केस के बारे में क्या चांसेस हैं जीतने के, हैं नहीं है, वो सारी चीजें बात करें और उनके साथ फेस टू फेस डील करके ही अपना केस करें, मेरे ख्याल से। तो बाकी मर्जी आपकी है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श में मई का पेंशन स्लिप डबल है। जी हां दोस्तों, ये जो आप मेरा लॉगिन पेज देख पा रहे हैं, जिसमें मैंने माई डॉक्यूमेंट में क्लिक किया है, जिस पर आप मेरा पेंशन स्लिप डबल देख पा रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे पेंशनर्स ने यह मैसेज मुझे भेजा है कि सर मेरा पेंशन स्लिप डबल आ गया है, मेरा पेंशन स्लिप डबल आ गया, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है।
और तो और कुछ पेंशनर्स तो ये पूछ रहे हैं कि सर पेंशन स्लिप डबल आया है तो क्या पेंशन भी डबल आएगा, यानी कि क्या 2 बार आएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्पर्श की ये टेक्निकल कमी है, हर बार कुछ ना कुछ कमी होती रहती है। ये टेक्निकल कमी की वजह से आपका पेंशन स्लिप जो है मई महीने का 2 बार जनरेट हो गया, 2 बार अपलोड हो गया है। तो इससे आप चिंता ना करें और ना ही इससे आपको 2 बार पेंशन मिलने जा रहा है। पेंशन तो एक ही बार मिलेगा, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट है, आप इसको लेकर चिंता ना करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, राहत की बात, खुल गया केएसबी का वेबसाइट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट अब खुल गया है। पिछले दिनों मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री का एक लेटर भी दिखाया था, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बोला था कि कुछ काम चल रहा है उसमें, जिस वजह से उसको बंद किया गया है। तो वो काम शायद खत्म हो गया है। तो अभी केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट फिर से खुल गया है। तो जिन्होंने भी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट या और भी कोई वेलफेयर स्कीम के लिए अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो समय रहते ही अप्लाई जरूर करें। अभी केएसबी का वेबसाइट चल रहा है, मैंने खुद चेक किया है आज ही, तो जो मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा रहा था। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श का साइट नहीं खुल रहा है, क्या करें? जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जो बोलते हैं कि स्पर्श का साइट ही नहीं खुल रहा है, लेकिन वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन को। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन का आप पेज देख पा रहे हैं, ये है मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि कई दिन पहले से ही बंद है। अब जैसे आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं तो वहां पर लिखा आता है स्पर्श साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड वी विल कम ऑनलाइन सून, सॉरी फॉर इनकॉन्वेनियंस कॉज्ड। यानी कि दोस्तों ये मोबाइल एप्लीकेशन बंद है जब से स्पर्श के अंदर ओटीपी आकर के ओटीपी के साथ लॉगिन का सिस्टम शुरू हुआ है, तभी से ये मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है और आगे कब काम करेगा इसका भी कोई भी गारंटी नहीं है। तो आप हाल फिलहाल में आपका जब स्पर्श को इस्तेमाल करना हो तो गूगल में जाइए, स्पर्श को सर्च कीजिए, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, स्पर्श को सर्च कीजिए, स्पर्श डिफेंस पेंशन, उसको क्लिक कीजिए और वहां से जाके लॉगिन कीजिए। वो है साइट, वो है वेबसाइट, वो है पोर्टल जो आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं खुल रहा है और जिसमें वो वाला मैसेज दिखा रहा है, वो वेबसाइट नहीं है, वो मोबाइल एप्लीकेशन है, कनेक्टेड उसी वेबसाइट से है, लेकिन वो मोबाइल एप्लीकेशन है। वो आपकी सहूलियत के लिए जारी किया गया था, बनाया गया था, लेकिन अभी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो खुल नहीं रहा। तो स्पर्श का वेबसाइट काम कर रहा है, खुल रहा है, लेकिन मोबाइल ऐप नहीं खुल रहा है। आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल अभी छोड़ दें, आप वेबसाइट का इस्तेमाल करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 2006 से पुराने पेंशनर्स को एसीपी नायक भी और एसीपी हवलदार भी लागू है। शायद यह जानकारी पहले ही मिल गई होती। जी हां दोस्तों, अब एसीपी नायक या एसीपी हवलदार जो कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू है, वो उनको लागू तो था, लेकिन कोई जानकारी देने वाला था ही नहीं। कोई भी ऐसा चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे कहीं भी हो, पेंशनर्स पेंशन आ गए, उनको कुछ पता नहीं था, जिस वजह से वो समय से कार्रवाई नहीं कर पाए। अब चूंकि सैनिक पाठशाला की तरफ से आपको जानकारियां मिल रही है कि एसीपी करके भी एक स्कीम था। आज से 3 साल 4 साल पहले आपको क्या पता था कि एसीपी 2006 से पहले भी एसीपी लागू था? पता ही नहीं था। जब से सैनिक पाठशाला में आपको जानकारी मिली उसके बाद तो फिर वो जानकारियां और जगह से भी आपको मिलने लग गई है। लेकिन 3 साल पहले 4 साल पहले एसीपी के बारे में, किन किन कंडीशन में नायक का एसीपी, किन किन कंडीशन में हवलदार का एसीपी, इसकी जानकारी काश आपको अगर मिल गई होती तो अभी तक आप एसीपी ले पाते। लेकिन चलिए, देर सही दुरुस्त आए, आपको जानकारी मिल रही है और आप कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक पेंशनर हैं जिनको जवाब रिकॉर्ड ने दिया है कि आपका 20 साल पुराना केस हो गया, लेकिन फिर भी हम प्रोसेस करेंगे, उसके लिए टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को लिखा है और 2 मई 2024 का लेटर है और ये प्री 2006 के पेंशनर का एसीपी का मुद्दा है। यानी कि 2006 से पुराने जो पेंशनर है जिनको एसीपी लागू है, उनमें से एक पेंशनर ने जब अपने हकों को लेकर के, अपने एसीपी का एंटाइटलमेंट को लेकर के जब जानकारी हासिल की और उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको ये जवाब दिया है। और ये जवाब जब आप देखेंगे तब आप भी हैरत में रह जाएंगे दोस्तों कि कैसे पेंशनर्स को घाटा हो रहा है। आप देखिए इस लेटर का पैराग्राफ नंबर 1 में पहले तो उनका ग्रीवेंस का रेफरेंस दिया गया, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 में जो बातें लिखी गई हैं, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ योर सर्विस रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय दिस ऑफिस इट इज फाउंड दैट you are eligible for grant of both SCP-1 Nayak grade and SCP-2 Havaldar grade. However, the same case already delayed of more than 20 years. Hence, time barred sanction is under process for granting SCP benefits. For information, please. यानी कि देखिए, ये एक ऐसे पेंशनर थे जिनको SCP-1 यानी कि नायक का SCP भी लागू था और SCP-2 यानी कि हवलदार का SCP भी लागू था, लेकिन अब चूंकि 20 साल से ऊपर हो गया है, काश
कोई और ऐसा सोर्स होता जिससे पेंशनर को बहुत पहले ही जानकारी मिल गई होती, तो शायद वो इस चीज को लेने के लिए पहले ही एक्शन ले लेते। तो अभी जब से लोग जागरूक होने लगे तो वो इस तरीके से ग्रीवेंस डाल रहे हैं। अब रिकॉर्ड ऑफिस मान रहा है कि जी हाँ, उनको नायक का भी एसीपी लागू था, हवलदार का भी एसीपी लागू था। अब चूंकि 20 साल से ज्यादा हो गया, इसका टाइम बार्ड सैंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि टाइम बार्ड सैंक्शन का उनका केस प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है। तो जैसे ही टाइम बार्ड सैंक्शन उनका अप्रूव होके आ जाएगा, सैंक्शन होके आ जाएगा, तब जाकर के उनका पार्ट 2 ऑर्डर भी होगा एसीपी नायक हवलदार का, और आगे उनका पेंशन में बढ़ोतरी भी उनको मिलेगी। तो आप सबने अभी लेटर देखा दोस्तों, आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आपने भी ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, किसको भेजना चाहिए, वो सारी बातें समझा करके मैंने वीडियो बना रखा है। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाले वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा ताकि आपका एलिजिबिलिटी आपको पता चल सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, आज इक्वल एमएसपी 15,500 के केस में होगी सुनवाई, आएगा फैसला। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से आज जो है 27 मई 2024 के दिन में सुनवाई तो होगी, बहस चलेगी, अपनी तरीके से दलीलें रखी जाएंगी, लेकिन फैसला आना बिल्कुल मुश्किल है, ना के बराबर चांस है। अगली डेट मिलनी तो बिल्कुल तय है, लेकिन हाँ, सुनवाई हो और सुनवाई हो करके कुछ केस में प्रोग्रेस आए और अगली डेट मिले, तब भी कुछ ना कुछ गरीमत। लेकिन अगर कुछ भी सुनवाई ना हो और सिर्फ पिछले 2-3 बार की तरह अगला डेट मिल जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे लगता है आज शायद कुछ ना कुछ सुनवाई होगी और अगला डेट तो मिलना ही मिलना, लेकिन केस में थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।